सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू धर्मक्षेत्र पॉलिटी क्लास 2 में हम आज आपका फेडरल सिस्टम डिस्कस करेंगे। एक ही क्लास में इन टू इन हम कवर कर लेंगे एंड एक ही रिक्वायरमेंट है, टेक डाउन द नोट्स। क्लास को सिर्फ सुनिए मत, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, वो कभी कॉपी पे नहीं आएगा। एंड जो चीज़ें आपके कॉपी पे नहीं आएंगी, याद रखिएगा वो चीज़ें यहाँ तो कभी आ ही नहीं सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी पे लिखेंगे और इमीडिएटली आप जाएंगे अपने स्टैंडर्ड बुक पे इसको पढ़ेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ आपको क्लासेस के अपडेट मिलते रहेंगे। पीडीएफ का डिमांड मत कीजिएगा, आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आपको हाथ चलाना होगा एग्ज़ाम में। और अगर आप आज अपना हाथ नहीं चला सकते तो एग्ज़ाम, तो वो चीज़ जो चीज़ पेपर पे नहीं आएगी वो आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती। तो एग्ज़ाम में ओएमआर शिफ्ट क्या रंगिएगा और मेंस में लिखिएगा क्या? तो हाथ चलाइए, खुद से लिखिए। और मैं आपसे क्लास के बाद मिलती हूँ, कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फेडरल सिस्टम। इफ़ यू सी, नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है, इसके बेसिस पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड थ्योरिस्ट ने डिफरेंट गवर्नमेंट मॉडल दिए हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट मॉडल्स किस बेसिस पे है? नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट के बीच कैसा रिश्ता है, इसके बेसिस पे ये गवर्नमेंट मॉडल्स दिए गए हैं। एंड दो तरह के मॉडल्स हैं, एक है यूनिटरी मॉडल एंड एक है फेडरल मॉडल। आज हम इसी की बात करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है, कितना यूनिटरी है हम, कितना फेडरल है। एंड कंक्लूड करेंगे कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासाई फेडरल, यानी फेडरल तो है हम बट हमारे पास यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस मतलब कि सेंटर की तरफ हम बहुत खतरनाक तरीके से बायस है, थोड़ा मोड़ा नहीं, राइट। सो दो मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट है, पहला है यूनिटरी मॉडल एंड फेडरल मॉडल। और इसका बेसिस क्या है? नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिश्ता है, रिलेशन बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। अब पहले यूनिटरी मॉडल को देख लेते हैं, फिर फेडरल मॉडल पे आएंगे। अब यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में का स्कीम कैसा है? देखिए यहाँ पे जो नेशनल गवर्नमेंट होता है, दिस नेशनल गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल। In unitary model of government, the national government is all powerful. That is, the all powers are vested in the national government. In unitary model, we have a national government that is completely powerful and all powers are vested in national government. So सवाल उठता है कि रीजनल गवर्नमेंट का क्या? तो भाई रीजनल गवर्नमेंट, इस मॉडल यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में रीजनल गवर्नमेंट या तो एग्जिस्ट कर सकती है या फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। It exists, the regional government in unitary model of government, it may exist और may not exist। तो अगर exist ना करे तो कोई बात ही नहीं है, फिर हमारी चर्चा ही यहाँ पे खत्म। लेकिन if it at all exist, यानी अगर exist करती है रीजनल गवर्नमेंट, देन इसका जो एग्जिस्टेंस है, इट्स इंटायर एग्जिस्टेंस इट डिपेंडेंट ऑन द नेशनल गवर्नमेंट। अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती भी है यूनिटरी गवर्नमेंट में, द इंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस रीजनल गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन नेशनल गवर्नमेंट। इट डिराइव्स, दिस रीजनल गवर्नमेंट डिराइव अथॉरिटी एंड पावर एंड इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। याद रखेंगे ये। कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। हमारे पास ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, इटली है। ये कंट्रीज है जहाँ पे यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। डिस्टिंक्शन याद रखेंगे, डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। क्लियर है? यही डिफिनीशन भी है यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट का, दैट द नेशनल गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड इफ रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट एट ऑल, its existence, its autonomy, its power, everything depends on the national government। यही आपका डिफिनेशन है। क्लियर है ये? आइए अब दूसरे मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में चलते हैं, जिसको फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच कैसा रिश्ता होगा, इसी के बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं ना। सी, नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर है। फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट का रिश्ता कुछ इस तरह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके पावर्स को, इनके अथॉरिटी को एंड इनके जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया हुआ है। नेशनल यूनिटरी गवर्नमेंट में रीजनल गवर्नमेंट कहाँ से अथॉरिटी डिराइव कर रही थी? नेशनल गवर्नमेंट से। एग्जिस्टेंस कहाँ था? नेशनल गवर्नमेंट से। क्लियर है ये? लेकिन फेडरल मॉडल में देखिए रीजनल गवर्नमेंट का अपना एग्जिस्टेंस है
और ये कहाँ से अपना एग्जिस्टेंस डिराइव कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल से। इसके एग्जिस्टेंस का जो बेसिस है वो नेशनल गवर्नमेंट नहीं है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। सो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में इन दोनों में नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट में जो रिश्ता होता है वो डिफाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों की पावर्स, अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करती है एंड इन दोनों अपने अपने सेपरेट जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं। दोनों एक दूसरे से मोर और लेस इंडिपेंडेंट होते हैं। हम कंप्लीट फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? बोथ हैव देयर separate existence, separate jurisdiction, separate authority and separate power that is defined in the constitution. क्लियर है? ये बेसिस ऑफ रिलेशन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट की, और उसका एग्जाम्पल है यूएस। यूएस इज द एपिटोमी ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता ही होगा। सो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ये सब और भी आपके बुक में और भी एग्जाम्पल एक्सेट्रा 2-3 आप याद रखेंगे। अभी हम आगे जब जाएंगे तो देखेंगे कि इंडिया का इस यूनिटरी मॉडल में और फेडरल मॉडल में, इन दोनों के बीच में हम हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कहाँ पे लाई करती है। नेशनल फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में नेशनल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं फेडरल मॉडल में। एंड फेडरल मॉडल में रीजनल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो ये आपका टू मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट का हमने इंट्रोडक्शन देखा, यूनिटरी मॉडल एंड फेडरल मॉडल, जिसका बेसिस यही है कि नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में किस तरह का रिश्ता है, नेचर ऑफ रिलेशन दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कैसा है। अब इन दोनों मॉडल में इंडिया कहाँ लाई करता है, अब हम इसके आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम फेडरेशन वर्ड को देख लेते हैं कि फेडरेशन आखिर है क्या, व्हाट इज फेडरेशन। क्योंकि हम फेडरल सिस्टम पढ़ रहे हैं आज, तो हमें जानना होगा कि व्हाट इज फेडरेशन, राइट। सो देखिए, अगर तो फेडरेशन जो वर्ड है इसका जो ओरिजिन है अगर आप ट्रेस करें तो एक एक्सक्यूज मी लैटिन वर्ड है, यस यस। सो फेडरेशन वर्ड की अगर हम ओरिजिन देखें तो एक लैटिन वर्ड है फोएडस, और यहाँ से इसको डिराइव किया गया है। फोएडस से फेडरेशन बना है। अब फोएडस का मतलब क्या होता है? फोएडस का मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट, राइट। फेडरेशन कहाँ से आया? एक लैटिन वर्ड है फोएडस, वहाँ से आया है जिस फेडरेशन डिराइव किया गया है। एंड फोएडस का अगर हम मतलब देखें, लैटिन में इसका मतलब देखें तो फोएडस का मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो फेडरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हम फेडरेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो अलग अलग यूनिट्स के बीच में ट्रीटी या एग्रीमेंट से बना है, दैट इज फेडरेशन, राइट। व्हाट इज फेडरेशन? फेडरेशन एक नया पॉलिटिकल सिस्टम है, या न्यू पॉलिटिकल सिस्टम या फिर स्टेट है, एक अरेंजमेंट है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जो किससे बना है? डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, डिफरेंट यूनिट्स के बीच में एग्रीमेंट से बना है, ट्रीटी और एग्रीमेंट से बना है, इसको फेडरेशन कहते हैं। अब ये जो यूनिट्स होते हैं जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट से एक नया पॉलिटिकल सिस्टम बना है जिसको फेडरेशन कहते हैं, इस यूनिट्स को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इन यूनिट्स को स्टेट्स, यूएस में स्टेट्स कहते हैं, स्विट्जरलैंड में कैंटोन्स कहते हैं, कनाडा में प्रोविंसेस कहते हैं, रसिया में रिपब्लिक कहते हैं। क्लियर है? ये सारे फेडरल मॉडल, ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के एग्जांपल है, ये सारे कंट्रीज। क्लियर है? ये अगेन फेडरेशन क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जो डिफरेंट यूनिट्स के बीच में ट्रीटी या फिर अरेंजमेंट से बना है, ये आप याद रखेंगे। अब देखेंगे, हमने डिफिनीशन देखा। अगर आपको बोला जाए कि फेडरेशन को डिफाइन करो तो आप कहेंगे कि देखिए, फेडरेशन इज अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटी और एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, एंड यूनिट्स ऑफ फेडरेशन को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से कहते हैं। सिंपल। आइए अब हम देखेंगे कि फेडरेशन का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। फेडरेशन का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। देखिए, फेडरेशन जो है वो दो तरह से फेडरेशन का फॉर्मेशन हो सकता है। पहला है बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड दूसरा है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब क्या हो रहा है कि जुड़ाव, एडिशन। तो कभी भी बड़े का जुड़ाव होकर बड़ा नहीं बनता, हमेशा छोटे छोटे का जुड़ाव, जो नीडी लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, वो आपस में मिलकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं।
सो बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन में भी अगर आप देखें तो छोटे छोटे ऐसे कंट्रीज, ऐसे यूनिट्स जो मिलिटरीली वीक हैं, जो मिलिटरीली वीक है या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अब ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं ये कहते हैं कि ऐसा करते हैं, आइए हम साथ में आते हैं, हमारा अकेले जो एग्जिस्टेंस है ये तो हमारा अकेले एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तो आइए हम साथ में आते हैं और साथ में मिलकर हम एग्रीमेंट करते हैं और एक साथ आकर एक एग्रीमेंट या यूनिट, एक ट्रीटी के तहत हम साथ में आते हैं, एग्रीमेंट या ट्रीटी के तहत साथ में आते हैं और हम आपस में तो काफ़ी कमज़ोर हैं, हम आपस में काफ़ी वीक हैं, कमज़ोर हैं, बैकवर्ड हैं, लेकिन अगर हम एक साथ मिल जाएं तो हम एक बिग या फिर स्ट्रॉन्ग यूनियन बन सकते हैं और इसी को बोलते हैं बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ पे छोटे छोटे बैकवर्ड यूनिट्स आपस में आते हैं और मिलकर एक बड़ा या फिर स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल है, इस तरह के फेडरेशन का एग्जाम्पल है यूएस, इस तरह के फेडरेशन का एग्जाम्पल है यूएस। क्लियर है? ये याद रखेंगे आप। ये आई होप ये जो डायग्राम बनाया गया है ये आपको समझने में आसानी हो, बाकी जो भी आपके स्क्रीन पे कंटेंट है आप तो देख ही लेंगे। दूसरे मॉडल में चलते हैं जहाँ पे कहा गया है, दूसरा मॉडल जो है जिससे फेडरेशन का फॉर्मेशन हो सकता है दैट इज बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब इस मॉडल में ध्यान रखेंगे डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक बड़ा यूनिटरी स्टेट है, ऑलरेडी एक बड़ा यूनिटरी स्टेट है जो कि स्ट्रॉन्ग है, राइट। बट अब इसमें क्या है कि हमें रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, हमें गवर्नेंस को भी देखना है, तो ये जो बड़ा यूनिटरी स्टेट है, अब इसके हम यहाँ पे ऑटोनोमस छोटे छोटे, इसी यूनिटरी स्ट्रक्चर के अंदर ही हम छोटे छोटे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देंगे, छोटे छोटे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देंगे। यानी ये बड़ा जो स्टेट है, ये अब तक जो यूनिटरी था, जहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, जहाँ हमने यहाँ पे पढ़ा है यूनिटरी स्टेट में रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो और करेगा भी तो नेशनल गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेगा। तो अब तक एक जो हमारा बड़ा यूनिटरी स्टेट था जो कि स्ट्रॉन्ग था, बिग था, अब हमने देखा कि हमें अब डिसइंटीग्रेशन करना होगा, यानी हमें ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी होगी। तो हमने इसी नेशनल गवर्नमेंट से अथॉरिटी डिराइव करते हुए छोटे छोटे प्रोविंसेस हमने क्रिएट किए जो कि ऑटोनोमस है, बट ओवरऑल किसके कंट्रोल में है? अभी भी नेशनल गवर्नमेंट के या फिर यूनियन गवर्नमेंट के हैं। और ये पर्पस क्या है इसका? ये छोटे छोटे प्रोविंसेस, ऑटोनोमस प्रोविंसेस क्रिएट करने का पर्पस क्या है कि रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। सो ये जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, जहाँ पे एक बड़ा यूनिटरी स्टेट छोटे छोटे प्रोविंसेस, ऑटोनोमस प्रोविंसेस क्रिएट करता है, और ये प्रोविंसेस जो है ओवरऑल अथॉरिटी अपनी एग्जिस्टेंस कहाँ से डिराइव करती हैं? जिस बिग यूनिटरी स्टेट से करती हैं। पर्पस है रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना। ये जो है इसको बोलते हैं, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्लियर है? ये पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेशन का मैकेनिज्म है और इसका एग्जाम्पल है कनाडा। ऐसा एग्जाम्पल जिससे कोई फेडरेशन, नामी गिरामी फेडरेशन डिसइंटीग्रेशन से बना वो कनाडा है, एंड इंटीग्रेशन हमारे पास यूएस है। आपने इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन का क्लियर मतलब समझ लिया है। मुझे लगता है कि काफ़ी सिंपल एंड ईजी है आपके लिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार इस क्लास को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए हम थोड़ा सा यूएस मॉडल ऑफ फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यूएस जो फेडरेशन ऑफ यूएस है जो कि इंटीग्रेशन से बना है, ये फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन है, ये आप याद रखेंगे। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1787 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775 से 83 तक लास्ट किया है, एंड देन 87 में यूएस फेडरेशन बना है। याद रखेंगे ओरिजिनली यहाँ पे 13 स्टेट्स थे, करेंटली मोर देन 50 स्टेट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 13 स्टेट्स याद रखना। ये डेट्स ऑफ कोर्स आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। अब कैनेडियन मॉडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने देखा कि कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरेशन जो है वो डिसइंटीग्रेशन से बना है, और हमने डिसइंटीग्रेशन का मतलब भी पढ़ लिया। याद रखेंगे कि 1867 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। ओरिजिनली यहाँ पे 4 प्रोविंसेस थे, बट करेंटली नंबर्स ज़्यादा हैं। एनीवे ये आप याद रखेंगे। क्लियर है ये? तो हमने अभी तक डिफरेंट मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट देखा, जिसमें यूनिटरी मॉडल देखा, फेडरल मॉडल देखा, दोनों के बीच रिलेशन का मतलब, दोनों के बीच कैसा रिलेशन होता है ये भी देखा, फेडरेशन की डिफिनीशन क्या होती है ये देखा, फेडरेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, ये भी देखा। अब आएंगे
माफ़ करिएगा। अब हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे और देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा फेडरेशन, कैसा सिस्टम है, किस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, अगर फेडरेशन है तो कितना है, यूनिटरी है तो कितना है, बैलेंस है, अनबैलेंस है, बायस्ड है, अनबायस्ड है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हुए हम आपसे कहेंगे कि आप इन क्लासेस को अगर आप सीरियसली लेते हैं, बहुत बेसिक डिमांड है आपसे कि क्लासेस को फॉलो करिए, नोट डाउन कर लीजिए। धीरे धीरे अगले हफ्ते हम क्लासेस के नंबर्स बढ़ाएंगे एंड इवेंचुअली वी रेट हम 4 क्लासेस लेके आएंगे एंड एक हमारा रेगुलर बातचीत होगी, संडे वार्ता कर लेंगे, तो 5 क्लासेस आपके होंगे, राइट। तो अगर आप इन क्लासेस को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, सी आप दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ ली, यू हैव टू रीड योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एटलीस्ट 20 टाइम्स टू टू एटलीस्ट मेक अ सेंस, राइट। तो आपको 10 बार तो कहीं नहीं यार, 10 से ऊपर जब जाते हैं तो सेंस बनना शुरू होता है, राइट। तो इन क्लासेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, यू विल बी बेनिफिटेड इमेंसली। चलिए आते हैं, अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है उसमें कैसी बातें की गई हैं। तो बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरल सिस्टम को, फेडरल मॉडल को अडॉप्ट किया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फ्रेमर्स, हमारे फोर फादर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने फेडरल मॉडल या फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया और कहा गया कि मेनली दो रीजन दिए गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स अब जब आप देखते हैं तो यू विल फाइंड कि 2 रीजन साइड किए गए हैं। कि पहला है कि कंट्री की साइज बहुत लार्ज है, वी हैव वेरी लार्ज साइज ऑफ कंट्री एंड वी हैव सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, डिफरेंट सोशियल, वी हैव सो मेनी रिलीजन्स, उसके अंदर फिर कास्ट, देन सब कास्ट, देन लैंग्वेज एंड सो ऑन सो फोर्थ। इतनी डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, बहुत इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इन दोनों को अगर हम अकोमोडेट करने जाएं तो हमारे पास एक ही सिस्टम बनता है, कि एक ही मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है जो एफिशिएंसी के साथ साथ नेशनल यूनिटी को भी प्रमोट कर सकती है। एफिशिएंसी तो होनी ही चाहिए, इतनी बड़ी कंट्री है तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है, साथ ही साथ इतना बड़ा कंट्री है और इतना रिच सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो इसको अकोमोडेट करने के लिए हमें लोगों की बातों को भी सुनना है और साथ ही साथ नेशनल यूनिटी बनाकर रखनी है। यानी हमें आपको ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए लिबर्टी भी देनी है, आप अपने तरीके से रहिए बट ओवरऑल इंडिया के आर्क में रहिए। यानी नेशनल यूनिटी को रीजनल ऑटोनॉमी के साथ रिकंसाइल करना है। तो ये तीनों चीज़ें, एफिशिएंसी, नेशनल यूनिटी मेंटेन करते हुए रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, ये सिर्फ यही मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो दे सकती थी। सो दैट्स वाई आवर फोर फादर्स ऑप्टेड फॉर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है ये? अब आइए, अब आता है ट्विस्ट। अब हमारे फोर फादर्स ने कहा कि भाई हम फेडरल सिस्टम अडॉप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम फेडरेशन वर्ड को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे ही नहीं। आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये जो वर्ड है फेडरेशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अगर इंडिया के मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नेचर के बारे में जानना है तो गो एंड रीड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज इंडिया, दैट इज भारत, इज शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन आर्टिकल 1 इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हमने कहा कि हमने फेडरल मॉडल अडॉप्ट किया है, हमने रीजन्स भी देख लिए, लेकिन फेडरेशन वर्ड कहीं नहीं है। अब आर्टिकल 1 देखेंगे। अब नेचर क्या है, तो नेचर के लिए आर्टिकल 1 देखना है और यहाँ पे आपको यूनियन वर्ड मिलता है। अब यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है पिक्चर में आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, हमने जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इस फ्रेज को प्रीफरेंस दिया है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से। हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड्स को प्रीफरेंस दिया है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से, और इसके 2 कारण हैं। पहला है कि देखिए, इंडियन फेडरेशन जो है, इंडिया फेडरेशन तो है, हमने फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी दिया है, लेकिन हमारा जो फेडरेशन है वो एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। हमारे पास ऐसा केस नहीं था कि छोटे छोटे मिलिटरली वीक या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स साथ आते हैं और कहते हैं कि आइए जनाब, हम अकेले तो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मिलके एक हो जाते हैं और एक होकर के मजबूत हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा जो फेडरेशन है वो किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, दूसरा रीज़न जिसकी वजह से हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रीफर किया है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से, कि हमारे फेडरेशन, पहला तो कि
हमारा फेडरेशन एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। क्लियर पिक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। एंड दूसरा कि स्टेट्स के पास सिसीड करने का ऑप्शन नहीं है, वो एग्रीमेंट से आए नहीं और वो जा भी नहीं सकते, राइट? दे डोंट हैव, स्टेट्स कांट सिसीड द फेडरेशन। क्लियर है ये? जनरली हम देखेंगे फेडरेट, जब फेडरल सिस्टम देखेंगे और उसके फीचर्स पढ़ेंगे, स्टेट्स के पास ऑप्शन होते हैं, बट इन इंडियन यूनियन वी डोंट हैव दिस option to the states ki states they can't secede the federation. That's why our federation is union. और यही रीजन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ये दो रीजन है कि हमारा जो फेडरेशन, हम फेडरेशन है लेकिन हमारा फेडरेशन क्या है? यूनियन है। क्यों? क्योंकि ये यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है। स्टेट्स कभी सिसीड ही नहीं कर सकते। क्लियर है ये? तो आगे बढ़े। अब आइए, हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, देख लिया और किस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को देख लिया। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक्चरिंग कैसी है हमारी, कहाँ से हमने किस तरह से बेसिस किया है, कहाँ से क्या लिया है, किस तरह से हमने स्ट्रक्चर किया है फेडरल सिस्टम को। तो याद रखेंगे कि इंडियन फेडरल सिस्टम जो है कनाडियन मॉडल पे बेस्ड है। हमने देखा, दो देखा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल। आइए चलते हैं फेडरल सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर में। यस, हमने देखा कि दो तरह से बनते हैं, इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। एंड यूएस मॉडल जो है इंटीग्रेशन में है एंड कनाडियन मॉडल जो है डिसइंटीग्रेशन में है। तो हमारा जो इंडियन फेडरल सिस्टम है ये कनाडियन मॉडल पे है। अब कनाडियन मॉडल जो है अमेरिकन मॉडल से डिफर करता है, क्योंकि कनाडियन मॉडल में सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्टेट्स के पास सिसीडिंग पावर नहीं है, बट यूएस के पास ऐसा नहीं है। सो ये कनाडियन मॉडल में ये डिफरेंस है। अब आते हैं कि हम अब कंपेयर करेंगे कि इंडियन मॉडल जो है वो कनाडियन मॉडल से कैसे मिलता जुलता है। तो पहला है कि इंडियन मॉडल रिजेंबल्स कनाडियन मॉडल इन इट्स वे ऑफ फॉर्मेशन। हमने कैसे, हमारा फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन कैसे बना, कैसे फॉर्मेशन हुआ, वो किससे मिलता है? कनाडियन मॉडल से। एंड कैसे? बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन हमने पहले यूनियन बनाया, हमारे पास एक बड़ा यूनियन है एंड इस यूनियन के अंदर हमने इस बड़े एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन के अंदर हमने स्टेट्स के रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, होमोजेनिटी को अप्रिशिएट करने, हेटेरोजेनिटी को अप्रिशिएट करने के लिए हमने इस यूनियन के अंदर फिर छोटे छोटे प्रोविंसेस बनाए और उनको रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की। सो आवर यूनियन इज फॉर्म्ड बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड, और ये कनाडियन मॉडल से रिजेंबल करता है। तो पहला हो गया। दूसरा द सेकेंड थिंग जिससे कि इंडियन फेडरेशन जो है कनाडियन मॉडल से मिलता है इज प्रीफरेंस टू द टर्म यूनियन। हमने अपने फेडरेशन को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहा। और जस्ट अभी पहले हमने डिस्कस किया कि हमने क्यों ऐसा किया, रीजंस है हमारे पास यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रीफर करने का ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो हमने जो यूनियन टर्म को प्रीफरेंस दिया है, अगर देखें तो कनाडियन फेडरेशन को भी यूनियन कहते हैं। तो दिस इज द सेकेंड थिंग जिससे इंडियन फेडरेशन कनाडियन फेडरेशन से रिजेंबल करता है। एंड थर्ड थिंग जो कि इंडियन फेडरेशन और कनाडियन फेडरेशन में सिमिलर है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब कि जो यूनियन है उसको, यूनियन गवर्नमेंट है उसको मोर पावरफुल बनाना एज कंपेयर टू स्टेट्स। और ये जानबूझकर इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का, इस तरह के अरेंजमेंट को गढ़ना बिकॉज ऑफ गिवन सर्कमस्टांसेस, राइट? सो 3 सिचुएशंस है, फॉर्मेशन, प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन एंड सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सो इन तीनों के बेसिस पे इंडियन फेडरेशन जो है वो कनाडियन मॉडल पे रिजेंबल करता है। अगेन यहाँ रिमाइंड करूंगी, इफ यू फॉलो these classes your polity will skyrocket. You are going to score more than 90% of the questions. It's not कि मैं पढ़ा रही हूँ, it's just that कि आपको एसेंस समझ में आ रही है, यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। पॉलिटी या फ्लो चार्ट और मैथमेटिक्स की तरह पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी रेयर, इजंट इट? चलिए, अब ये जो आपके स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा है, इसको आपको ना एज सच कॉपी करके और एक पेज पे लिख लेना है। कुछ पॉइंट्स, कुछ जो है मैंने शायद यहाँ पे 14-15 पॉइंट्स हैं, इनको 2-3 रह गए क्योंकि दे वर टू मच, हम एक्सप्लेन करेंगे तो देख लेंगे। आपको इस तरह से एक टेबल बना लेना है
और एक तरफ फेडरल फीचर लिख लेना है कॉन्स्टिट्यूशन के, एक तरफ यूनिटरी फीचर्स लिख लेना है। और आपके पास, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होने चाहिए, आपके माइंड के पास रीज़न होने चाहिए कि अगर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है तो क्यों है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का रिटेन नेचर डिस्कस कहते हैं तो हम कहते हैं कि एक फेडरल फीचर है, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन जब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के सिंगल होने का नेचर डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये यूनिटरी फीचर है। जब जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने के नेचर को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये फेडरल फीचर है, लेकिन जब जुडिशरी के इंटीग्रेटेड होने के नेचर को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये यूनिटरी फीचर है। इन दोनों में आपको डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे तो पॉलिटी में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। आइए अब कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो फेडरल माने क्या, फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट माने क्या कि हमारे पास नेशनल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर रीजनल गवर्नमेंट है, या फिर प्रोविंसेस हैं। तो जहाँ जहाँ स्टेट्स के नेचर को, स्टेट्स के इंटरेस्ट को, स्टेट्स के एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा, वो सारे प्रोविजंस आपके फेडरल होंगे। ये बेसिक है, इतना आप समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और यूनिटरी में बताएंगे जहाँ जहाँ यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी, जहाँ जहाँ स्टेट्स जो हैं वो सकम करते हुए दिखाई देंगे यूनियन के सामने, वो सब जो है आपके यूनिटरी प्रोविजन में होंगे। तो चलिए पहले फेडरल फीचर देख लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फेडरल फीचर ये है कि हमारे पास डुअल गवर्नमेंट या फिर डुअल पॉलिटी है। अब डुअल पॉलिटी माने क्या? डुअल पॉलिटी माने कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरह का स्कीम ऑफ थिंग डेवलप किया है, जहाँ पे उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को सेंटर पे रखा है और स्टेट्स को पेरीफेरी पे रखा है। ठीक है। स्टेट्स यहाँ हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे पास, एंड यूनियन गवर्नमेंट सेंटर में है। सेंटर में होने का मतलब है कि यूनियन इज ऑल पावरफुल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। स्टेट्स का भी एग्जिस्टेंस है। जितने भी वैसे मैटर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होगी, एंड वैसे मसले जो लोकल और रीजनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो अलग अलग रीजन वाइज जो वेरी करते हैं। पराली का जलाना पंजाब और दिल्ली में इशू है, लेकिन बिहार में नहीं है, राइट। तो ऐसे मसलों को डील करने के लिए हमारे पास रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट है। बट वैसे मसले जो जिनका पूरे कंट्री में, पूरे नेशन वाइड यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वैसे मसलों के लिए यूनियन गवर्नमेंट रखा है। जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स, अब चाइना का ऐसा नहीं हो सकता कि यूनियन गवर्नमेंट का पाकिस्तान के साथ टसल चले और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बर्थडे विश करे। ऐसा नहीं हो सकता, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनियन गवर्नमेंट का चाइना के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, राइट, बट आपका उस रिश्ते का नेचर पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनियन गवर्नमेंट जो है एंटी चाइना पॉलिसी स्टैंड अपनाए और बिहार सरकार जो है वो चाइना से बुद्धिस्ट टूरिज्म जो है वो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी स्टार्ट कर दे। ये नहीं हो सकता। तो वैसे मसले जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो यूनियन गवर्नमेंट देखती है, एंड वैसे मसले जो रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस के हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, वैसे मसलों के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। अब जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हमने बात की, करेंसी का रेगुलेशन है ना। 10 रुपए की वैल्यू, 10 रुपए का नोट का वैल्यू ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार में इसकी वैल्यू 20 की हो जाए और जब हम तेलंगाना जाएं तो ये 8 की हो जाए। 10 रुपए की वैल्यू 10 ही होगी। अगर कोई कमोडिटी की MRP, अगर मान लीजिए ये जिस पेन से मैं पढ़ा रही हूँ इसकी अगर MRP 8 के है तो ये 8 के हर जगह है। अगेन इसका थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह आप देख लेंगे, बट ये MRP थ्रू आउट द कंट्री शुड बी सेम, राइट। तो ऐसे मसलों को यूनियन गवर्नमेंट डील करती है, एंड वैसे मसले जो लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट, ये स्टेट्स देखती है। तो इस तरह से पहला जो फेडरल फीचर है वो डुअल पॉलिटी है। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा जो फीचर है फेडरल फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट फीचर है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रिजिड है, कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल है, राइट। तो अलग अलग नेचर्स जो है अलग अलग फीचर डिटरमाइन करते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अब देखिए, रिटन का सिंपल मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट्स के क्या क्या पावर है उन सबको क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि
भाई सेंटर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, क्या फंक्शन होगा, क्या पावर होगी, क्या अथॉरिटी होगी, सेम कुछ फॉर स्टेट्स ऑल्सो। और जहाँ पे इस तरह का डिफिनीशन है, जहाँ पे भी कोई चीज़ आप रिटन लिख देते हैं तो आप डिफाइन करते हैं, और एक बार अगर कोई चीज़ क्लियरली डिफाइंड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के पेरीफेरी में इंट्रूड नहीं कर सकती। अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है, कोई चीज़ डिफाइंड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अगर अनड्यू इंटरफेरेंस करेगी फिर जुडिशरी इंटरवीन करेगी। क्लियर है? तो दैट्स वाई रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं, राइट? जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर क्या होगा, पावर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होंगे, और ऑल्सो क्या क्या लिमिट्स हैं इनके ऑपरेशन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या लिमिट है, स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या क्या लिमिट है, और इनके लिमिट्स डिफाइंड है। और ये जहाँ पे इस तरह की जब क्लैरिटी होती है, तो जब स्टेट सेंटर की लिमिट्स डिफाइन है तो वो स्टेट में अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है ये? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, डिवीजन ऑफ पावर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल को आप देखें, 7th शेड्यूल एंड प्रिसाइजली आर्टिकल 246, यू विल सी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का डिवीजन किया है इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट लिस्ट्स। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के इंट्रोडक्शन के लिए 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अलग अलग लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, एंड आपके पास डिफाइंड है कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसको यूनियन गवर्नमेंट उस पर लेजिस्लेशन बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट्स कानून बनाएंगे, एंड कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, सेंटर एंड स्टेट्स दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा स्टेट के लॉ पे। क्लियर है ये? अब ये डिफिनीशन है, देखिए सेग्रेगेशन है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि इन तीनों लिस्ट में अगर कोई चीज़, कोई बात, कोई सब्जेक्ट हम नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसको रेसिड्यूअरी पावर कहते हैं। तो फ्यूचर में ऐसी कोई मसला उठता है जो तीनों लिस्ट में नहीं है तो उस पर सेंटर कानून बनाएगी और इसको रेसिड्यूअरी पावर कहते हैं। अब इस तरह का जब क्लियर कट डिमार्केशन हो तो डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पे सबकी अपनी अपनी ऑटोनॉमी और अपनी अपनी सब्जेक्ट्स डिफाइन है, तो इसको डिवीजन ऑफ पावर यहाँ कहा गया, इसको फेडरल फीचर, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवीजन करके स्टेट्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने का काम किया है। लेकिन यहाँ पे एक कैविएट है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। याद रखेंगे यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी एक बढ़े हैं। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, देखिए ये कम हुआ, ये ट्रेंड आपसे पूछा जा सकता है। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, अभी एग्जैक्टली ये नंबर रिड्यूस हुआ है, एंड कंकरेंट लिस्ट में नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है, ये याद रखेंगे आप। सो डिवीजन ऑफ पावर इज अ फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सी हम कहते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ये यूनिटरी फीचर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी ये फेडरल फीचर है। क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है या फिर हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होने का मतलब क्या है कि अब इससे ऊपर कोई कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई कानून नहीं है, और इस देश में जितने भी कानून बनेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाए, ये सारा का सारा सेंट्रल की कानून और स्टेट के कानून किसके कन्फॉर्मिटी में होना चाहिए, किसके आधार पे होना चाहिए और किसके अनुसार होना चाहिए? तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। और अगर सेंट्रल के लॉ या स्टेट के लॉ कन्फॉर्मिटी में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इनको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी जुडिशरी। क्लियर है ये? तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया है, एंड ये स्पेसिफाई किया है कि ये अपने अपने लिमिट्स के अंदर ही काम करें तो ही अच्छा, नहीं तो इनके काम को इनवैलिड कर दिया जाएगा। सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है ये? आइए नेक्स्ट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन क्यों रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है? हम देखेंगे कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी फीचर, अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फेडरल फीचर कह दिया। क्यों? ये अमेंडेबिलिटी से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडेबिलिटी से रिलेटेड है। कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दैट शुड बी रिजिड, वो आसान नहीं होने चाहिए
अमेंड चेंज करने के, जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर्स। हमने देखा डिवीजन ऑफ पावर फेडरल फीचर है। अभी हमने देखा सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी को बनाए रखा जाए, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर है 7th शेड्यूल के अंदर, इसको मेंटेन किया जाए, यानी ये दोनों स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो पार्ट है, वो पार्ट, दोज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इन प्रोविजन से डील करते हैं, दे शुड बी रिजिड, डिफिकल्ट टू अमेंड, रिजिड टू अमेंड। ठीक है, सो ऐसे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which required special majority plus ratification by half of the states, and those parts of the constitution that maintain supremacy of the constitution, that declare the constitution of supreme, they are rigid to amend, and that is why it is a federal feature of the constitution. So when it comes to rigid constitution, it is federal feature of the constitution. हम देखेंगे कि कैसे flexible feature unitary feature है. ओके, आइए नेक्स्ट फेडरल फीचर पे चलते हैं. सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगेन आप याद रखेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फेडरल फीचर, लेकिन इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी फीचर हो जाता है. आपको सिर्फ याद नहीं रखना, ये कहानी के फॉर्मेट में होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल फीचर है तो क्यों है. अब देखिए, याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें दिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट से हेड की जाती है. इस इंडिपेंडेंट जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट हेड करता है और इसके दो पर्पस है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है एंड द जुडिशरी इज हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, और इसके दो पर्पस है. पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट किया जाए. कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. हमने पिछले क्लास में देखा था कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है. एंड कैसे, जुडिशरी के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाया है. एंड दूसरा, देखिए, अगर जो हमने फेडरेशन इस्टेब्लिश किया है विद सेंटर एंड स्टेट्स, तो मान लीजिए इस फेडरल डिस्प्यूट होता है, यानी सेंटर और किसी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, या फिर 2 और मोर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो इन डिस्प्यूट्स को सेटल कौन करेगा. सो याद रखिएगा, हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फेडरल डिस्प्यूट्स को सेटल करने का जो ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है. याद रखेंगे, जो जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव है. इसका मतलब भी हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे. तो 2 रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है, एंड ये रीजन्स जस्टिफाई करते हैं कि व्हाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फेडरल फीचर. क्लियर है ये. एंड व्हाट आर द मेजर्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. हमने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया है जजेस को, फिक्स सर्विस कंडीशंस दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम बाकी रिमूवल भी बहुत डिफिकल्ट है, बाकी जब हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पढ़ेंगे वहाँ पे वी विल सी. अगेन लास्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फेडरल इज बाईकैमरलिज्म. देखिए, जब फेडरल फीचर की बात करते हैं तो साथ ही आता है, बाकी सारा यूनिटरी फीचर है. क्लियर है. तो बाईकैमरलिज्म इज अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे, देखिए, याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बाईकैमरल लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश किया है यूनियन में या सेंट्रल गवर्नमेंट में. जिस बाईकैमरल लेजिस्लेशन में हमारे पास 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस को लोकसभा भी कहते हैं. याद रखिएगा कि लोअर हाउस यानी लोकसभा, यह किसको रिप्रेजेंट करता है, पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे लोग जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं. एंड दैट्स वाई सारे जो आर्टिकल 75 हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारे के सारे पावर्स जो है किसके पास है, लोकसभा के पास है. क्यों? क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. लेकिन अपर हाउस की बात करें जो कि राज्यसभा है, सो राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है इंडियन फेडरेशन के स्टेट्स को. ऑफ कोर्स ये रिलेटिवली लेस पावरफुल है एज कम्पेयर टू लोकसभा, लेकिन ये नेसेसरी है टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम दैट इज सेंटर एंड इट्स स्टेट्स. सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए राज्यसभा की आवश्यकता है, नेसेसिटी है, ताकि सेंटर के अनड्यू इंटरफेरेंस से स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. सो बाईकैमरल लेजिस्लेचर
हमारा फेडरल फीचर है, क्योंकि हमने एक एक्सक्लूसिव हाउस रखा है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्लियर है ये? आई होप ये क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट क्लास में एड्रेस करेंगे। और प्लीज़ लिख के पढ़िए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, अदरवाइज फिर तो आप कहानी सुनते रह जाएंगे। अगर आप लिख के पढ़ेंगे तो शायद दोबारा ये क्लास भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सो वी हैव डिस्कस्ड फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ तक तो लगता है कि ओ माय गॉड, हमने बड़ा बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बड़ा स्टेट्स और सेंटर को हमने बड़ा स्टेट्स को बड़ा प्रोटेक्ट किया है हमने सेंटर से। अब हम देखेंगे असलियत, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनलिटी, रियलिटी क्या है। ठीक है, अब तक हमने फेडरल देखा, अब हम यूनिटरी फीचर पे जाएंगे। हम देखेंगे 15-16 तो यूनिटरी फीचर हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल रटे होने चाहिए। ऐसा तो सैकड़ों होंगे, हंड्रेड्स होंगे। सो इसके बाद हम कहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासाई फेडरल, यानी नेचर तो फेडरल है लेकिन रियलिटी यूनिटरी है, और सेंटर की तरफ हम बायस्ड है। ओके, चलिए तो एक एक करके हम यूनिटरी फीचर को देखेंगे। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए, हमने डिवीजन ऑफ पावर जब पढ़ा, तीसरा फीचर पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ पावर जो है ये हमारा फेडरल फीचर है। ये बड़ा सुंदर है कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, सबके सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, और बड़ा अच्छा लगता है ये कागज़ पर। जब आप रियलिटी में आते हैं और इसको जब इस डिवीज़न ऑफ पावर को, यानी 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 को जब आप फेडरल एंगल से जज करते हैं तो आपको दिखता है कि ये जो डिवीज़न ऑफ पावर है ये बायस्ड है एंड इनइक्विटेबल है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। दिस डिवीजन ऑफ पावर इज इनइक्विटेबल। अब हमने कह तो दिया, बट सवाल आना चाहिए कैसे। आइए एग्जांपल देते हैं। अगर हम नंबर ऑफ ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। अगर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो यूनियन लिस्ट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टेट लिस्ट। ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए। दूसरा, हमने नंबर की बात की। अगर हम स्ट्रेंथ की या इंपॉर्टेंस की बात करें कि स्टेट लिस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं या फिर नेशनल यूनियन लिस्ट में, तो ऑफ कोर्स यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्टेट लिस्ट। डिफेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन पब्लिक ऑर्डर, इजंट इट? एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर करेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन हेल्थ। सो दूसरा है कि यूनियन लिस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू स्टेट लिस्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में भी सेंटर के पास ओवर राइडिंग पावर है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में स्टेट एंड सेंटर दोनों बना सकते हैं, लेकिन जहां स्टेट के लॉ सेंटर से एक पॉइंट भी इधर उधर हुए, उस पॉइंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड अगेन रेसिड्यूअरी पावर किसके पास है? यानी इन तीनों लिस्ट में जो बातें कहीं लिखी नहीं गई हैं एंड फ्यूचर में उस बात पे लॉ बनाना पड़ता है, तो वो पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। लेकिन किसी भी फेडरेशन में आप उठाकर देख लीजिए, ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। इवन यूएस में भी ये रेसिड्यूअरी पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास है। क्लियर है ये? तो ये मैकेनिज्म है। एंड इसके अलावा आगे चलिए देखते हैं, आएगा वो डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द रीजन कि हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर बहुत सुंदर लगता है, इट इज अ फेडरल फीचर ऑन बुक, बट एक्चुअली इन रियलिटी वी हैव मेड सच अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। दिस इज अ यूनिटरी प्रोविजन। क्लियर है ये? सेकेंड फीचर है कि स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल। स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको सिंपल में देखिए, स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। सिंपल शब्दों में इसको लिखेंगे। क्लियर है? स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है, इनको कभी भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट्स के पास कोई भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का राइट नहीं है, उनके एग्जिस्टेंस का राइट नहीं है। आज जो मैप पे आपको बिहार का एटलस दिख रहा होगा, जरूरी नहीं कि आज से 25 साल पहले वैसा नहीं था और आज से 2 महीने बाद भी वैसा रहेगा। पार्लियामेंट की जब इच्छा हो, जिस दिन मन करे, पार्लियामेंट बिहार उस स्टेट का नाम बदल सकता है, उस स्टेट के एरिया को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, इवन इस स्टेट की बाउंड्री बदल सकता है। एंड दैट टू बाय यूनिलैटरल एक्शन। जिस दिन मन किया वैसा कर सकते हैं। दैट टू ये जो चेंजेज हैं स्टेट्स के एग्जिस्टेंस में, नाम, एरिया, बाउंड्री, ये यूनिलैटरल एक्शन से पार्लियामेंट किसी भी दिन जब मन किया उठ के चेंज कर सकता है। एंड याद रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है ना, स्टेट्स के नेम, एरिया एंड बाउंड्री को चेंज करना, यानी उनके एग्जिस्टेंस को चेंज करना, ये
ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह होता है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही सिंपल मेजोरिटी। जिस तरह से पार्लियामेंट एक पब्लिक हेल्थ केयर बिल पास करती है, उस तरह से सिंपल मेजोरिटी से किसी स्टेट के नाम, एरिया और बाउंड्री यानी उनके पूरी एग्जिस्टेंस को ही चेंज कर सकती है। तो स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, लेकिन किसी भी फेडरेशन में ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि इसी वजह से हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 पढ़ेंगे जब, कि दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से इंडियन फेडरेशन को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहते हैं। हमारा यूनियन डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, बट स्टेट्स के पास कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। स्टेट्स कभी भी डिस्ट्रॉय कर स्टेट्स को कभी भी यूनियन गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन अमेरिकन फेडरेशन को बोलें, देखें वहीं, तो अमेरिकन फेडरेशन को बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वहाँ पे स्टेट्स भी इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी अमेरिका में स्टेट्स के पास टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उनकी टेरिटरी को ऐसे ही हवा में नहीं उड़ा सकते। बट इंडिया में स्टेट्स के पास कोई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी माफ करिएगा नहीं है। आइए थर्ड जो यूनिटरी फीचर है उसको देखते हैं। थर्ड यूनिटरी फीचर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हम फेडरेशन, किसी भी फेडरेशन को उठाकर देखें तो वहाँ पे जो फेडरल यूनिट्स हैं यानी प्रोविंसेस हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं। दे कैन फ्रेम देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूएस में जो प्रोविंसेस हैं उनके पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, दे हैव देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये तो फेडरेशन की बात हो गई, ये आइडियल वर्ल्ड में होता है। इन प्रैक्टिकलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फेडरल गवर्नमेंट तो इस्टेब्लिश किया है। फेडरल गवर्नमेंट यानी हमारे पास नेशनल गवर्नमेंट है, हमारे पास रीजनल गवर्नमेंट है, राइट। सो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट भी है एंड दे डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे डाइकोटोमी है कि फेडरल गवर्नमेंट तो है लेकिन ये प्रोविज़न नहीं है। हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास स्टेट्स के पास ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया है कि स्टेट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं। हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और यही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और इसी फ्रेमवर्क के अंदर दोनों स्टेट्स एंड सेंटर को काम करना होता है। सो ये जो यूनिटरी प्रोविज़न है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से स्टेट्स को लिमिट करता है ट्रू फेडरेशन से बाहर निकल के। हमने फेडरेशन तो अडॉप्ट किया लेकिन हमने उनको बांध दिया सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड दैट इज़ वाई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिटरी फीचर। याद रखेंगे आप, ये क्लियर होगा मुझे लगता है, इससे इसके एक्सप्लेनेशन क्लियर होंगे आपको। अब आइए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे यूनिटरी फीचर है हम देखते हैं। देखिए, मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ़ यू सी बल्क मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बल्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो प्रोविजंस हैं आप उसको सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं। आप अगर जाकर के 368 पढ़ें, आर्टिकल 368, उसके अंदर जो इनलिस्ट किया हुआ है कि स्पेशल मेजोरिटी से भी कितने प्रोविजन, मुश्किल से 7-8 प्रोविजन है जो स्पेशल मेजोरिटी से रिक्वायर्ड है, एंड स्टेट्स के सैंक्शन के लिए भी 7-8 प्रोविजन है। बाकी इतना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 395 आर्टिकल एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सब का सब ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटी से है। तो वो सारे प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट यूनिटरी क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स का कोई रोल ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे एक सिंपल लेजिस्लेशन से, सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशन के मेजोरिटी ऑफ द पार्ट को चेंज कर सकती है। दोबारा कहूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे मेजोरिटी, बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकती है। दूसरा पॉइंट, क्यों फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी प्रोविजन है, कि देखिए आर्टिकल 368 के अंदर भी अगर अमेंडमेंट की बात करते हैं या इन जनरल, ये अमेंडमेंट की इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। अमेंडमेंट का इनिशिएटिव ही पार्लियामेंट में होगा, किसी भी हाउस में, बट पार्लियामेंट में होगा। स्टेट लेजिस्लेचर तो चर्चा, दे कैन नॉट थॉट ऑफ, वो सोच भी नहीं सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर ले, वो सोच भी नहीं सकते। तो इनिशिएटिंग ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर सिर्फ ऐसा नहीं कि रिजोल्यूशन पास कर दिया, वो कुछ कर ही नहीं सकते, दे कैन नॉट डू सो। अमेंडमेंट का प्रोसीजर का इनिशिएटिव भी पार्लियामेंट में ही है, और दिस मेक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर। क्लियर है ये?
Now fifth point is no equality of state representation. स्टेट रिप्रेजेंटेशन देखिए, इंडिया में स्टेट्स को राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन दिया गया है, एंड इसीलिए पॉपुलेशन वेरी करता है फ्रॉम 1 to 31। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इंडिया में स्टेट्स को राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया गया है, और इसीलिए ये वेरी करता है। लेकिन अगर आप फेडरल मॉडल उठाकर देख लें, बाकी फेडरल मॉडल उठाकर देख लें, जैसे कि यूएस, वहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, इक्वालिटी है। आपकी पॉपुलेशन कितनी भी हो, आप छोटे स्टेट हैं, बड़े स्टेट हैं, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, हर स्टेट से जो दो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ के अपर हाउस में। सो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, बट हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन किस बेसिस पे होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, और इसलिए यहाँ पे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? सो दिस इज यूनिटरी फीचर, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स को बराबरी नहीं मिली है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो इनइक्वालिटी ऑफ स्टेट्स इन स्टेट रिप्रेजेंटेशन ये एक यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट इज वी हैव इमरजेंसी प्रोविजन। देखिए ये तो कहने की बात ही नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 तरह की इमरजेंसी स्टिपुलेट की है, हम अभी डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 3 तरह की इमरजेंसी है, 352, 56 एंड 60। लेकिन इन तीनों में से कोई भी इमरजेंसी अगर लगती है तो याद रखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑल पावरफुल बन जाती है, एंड स्टेट्स जो हैं डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाते हैं यहाँ पे सेंट्रल के, डायरेक्ट कंट्रोल। ये इसको लेमन के शब्दों में बताऊं तो बिल्कुल, जब अगर नेशनल इमरजेंसी आज लग जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना, फिर हमारा जो हमने देखा ना यूनिटरी मॉडल में कि स्टेट्स पूरी की पूरी पावर सेंटर में होती है, और स्टेट्स अगर एग्जिस्ट करते भी हैं तो अपना पावर कहाँ से डिराइव करेंगे, सेंटर से। हमारे पास फेडरल मॉडल है क्योंकि स्टेट्स पावर कहाँ से डिवाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी पावर हो जाती है, और स्टेट्स जो है वो पावर कहाँ से डिराइव करने लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसीलिए कहा गया है कि ये जो मैकेनिज्म है आपको किसी और फेडरेशन में नहीं मिलेगा, जहाँ पे आप एक फेडरल गवर्नमेंट को, एक फेडरल सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और इसके लिए आपको कोई अमेंडमेंट भी नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ आप इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दीजिए। आपको ये समझ में आ रहा है? फेडरल सिस्टम में स्टेट्स का एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से वो अपनी पावर डिराइव करते हैं। यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में स्टेट्स पावर नेशनल गवर्नमेंट से डिराइव करते हैं। तो जैसे ही इमरजेंसी लगती है, स्टेट्स पूरी की पूरी कंट्रोल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले जाते हैं, और अब वो पावर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्कीम है वो खत्म हो जाता है। अब उनको जो भी पावर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देगी वही करेंगे। सो इमरजेंसी प्रोविजन बिग एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी बायस नहीं है तो पूरा का पूरा यूनिटरी प्रोविजन है, इन्होंने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप देखिए, हमने डुअल पॉलिटी डिस्कस किया, जहाँ पे हमारे पास 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर है एंड स्टेट्स है, हमारे पास फेडरेशन है। हमने डुअल पॉलिटी तो लिया, लेकिन हमने सिंगल सिटीजनशिप रखा। क्यों? व्हाई सिंगल सिटीजनशिप? क्यों मीन्स सिंगल सिटीजनशिप अगर हमने देखा तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे जो सिटीजन्स होंगे, वो जो अलेजियंस, उनकी जो अलेजियंस होगी वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, ना कि स्टेट की होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी। यानी डिफरेंट फेडरेशन में अगर आप यूएस में जाकर देखें तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको डबल सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है या फिर प्रोविंसेस की सिटीजनशिप, एंड एक सेंट्रल की सिटीजनशिप होती है। कुछ बेनिफिट्स, आप किसी पार्टिकुलर स्टेट के सिटीजन हैं, इसकी वजह से आपको बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ दैट स्टेट आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ बेनिफिट्स आपको किसी पार्टिकुलर सेंटर के, किसी पार्टिकुलर कंट्री, नेशनल गवर्नमेंट के सिटीजन होने की वजह से होती है। लेकिन इंडिया में हमने रखा तो डुअल पॉलिटी, यानी हमारे पास स्टेट्स हैं, हमारे पास सेंटर है, लेकिन हमारे सिटीजन्स अलेजियंस किससे वो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप किसी पार्टिकुलर स्टेट के सिटीजन, किसी पार्टिकुलर स्टेट में आपका बर्थ हुआ है, आप रिजाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता है, और ये हमने कनाडा से बोरो किया है। दिस मॉडल सिंगल सिटीजनशिप हमने कैनेडियन मॉडल से लिया है।
तो सिंगल सिटीजनशिप, अगेन हमने यहाँ पे सेंटर को प्रेफरेंस दे दिया, तो हम ये सिंगल सिटीजनशिप क्या होगा, ये यूनिटरी प्रोविजन होगा, यूनिटरी फीचर होगा। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। हमने देखा था इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल फीचर है, अब हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट यूनिटरी फीचर है। देखिए, किसी भी फेडरेशन में, यूएस का एग्जांपल देख लीजिए, तो वहाँ पे प्रोविंस वहाँ पे एक फेडरल जुडिशरी होती है और एक प्रोविंशियल जुडिशरी होती है। वहाँ पे प्रोविंसेस बोलते हैं स्टेट्स को, राइट। फेडरल जुडिशरी जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के लॉज को फेडरल गवर्नमेंट के लॉज को देखती है, इम्प्लीमेंटेशन, उनका एग्जीक्यूशन देखती है, राइट। फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को देखती है। एंड प्रोविंशियल जुडिशरी जो होती है वो प्रोविंसेस के लॉज के को देखती है। लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में क्या ऐसा है क्या? आप बताइए ना, ये हमने फेडरेशन तो इस्टेब्लिश किया, लेकिन क्या हमने ये डबल सिस्टम ऑफ जुडिशरी, डबल जुडिशरी हमने अक्वायर किया क्या? नहीं किया। इंडिया में हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी बनाया, यानी एक हायरार्की बनाई है, एक सिस्टम बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट है टॉप पे, इसके नीचे स्टेट के हाई कोर्ट्स आते हैं एंड इसके नीचे बाकी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। और ये हमने एक चैन ऑफ जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी बनाया, और यही जो जुडिशरी है ये दोनों सेंटर के भी लॉ को देखती है और स्टेट्स के भी लॉ को देखती है। हमारे पास सेंटर के लिए अलग जुडिशरी नहीं है, स्टेट्स के अलग जुडिशरी नहीं है, हमारे पास यही एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है जो सेंटर को भी देखती है, स्टेट्स को भी देखती है। तो हमने फेडरल सिस्टम तो लिया, लेकिन हमने स्टेट्स को उनकी जुडिशरी से क्या किया, हमने स्टेट्स को उनकी ये अथॉरिटी दी कि स्टेट्स के पास अपनी जुडिशरी हो? नो। सो दैट्स वाई इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज अ unitary feature of the constitution. एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल फीचर है। क्यों? क्योंकि जो फेडरल डिस्प्यूट्स होता है, सेंटर एंड स्टेट्स में डिस्प्यूट होता है, वो कहाँ जाएगा? जुडिशरी के पास जाएगा। और जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो काम कैसे चलेगा? फिर तो सेंटर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर देगी, स्टेट्स कहाँ जाएंगे? दैट इज वाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फेडरल फीचर बट इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज यूनिटरी फीचर। नेक्स्ट, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वी हैव ऑल इंडिया सर्विसेज। अब ये ऑल इंडिया सर्विसेज देखिए किस तरह से फेडरल फीचर्स का वायोलेशन है। आप देखिए, आप और इसमें आप जब एग्ज़ाम आपका जो रिक्रूटमेंट होता है कौन करती है, आपकी ट्रेनिंग कौन करती है, एंड सिर्फ यही नहीं, ओवरऑल जो कंट्रोल है, ओवरऑल कंट्रोल होगा आप पे, किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। लेकिन आप सर्विस कहाँ देंगे? स्टेट्स में देंगे। देखिए ओवरऑल कंट्रोल, अब देखिए ना, आप स्टेट्स आपको हटा नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सारी की सारी कंट्रोल आपके ऊपर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेकिन आप सर्विस कहाँ दे रहे हैं? स्टेट्स की। सो एक तरह से ये वायलेशन ऑफ फेडरल फीचर है ना, स्टेट्स के वायलेशन है, स्टेट्स के इंटीग्रिटी, स्टेट्स के राइट्स का वायलेशन है। सो ऑल इंडिया सर्विसेज आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी माने यहाँ पे सेंटर को हमने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया है, पावर दी है, अथॉरिटी दी है, एंड स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर की ऑल इंडिया सर्विसेज को रिक्रूट करे, ट्रेन करे, स्टेट्स आर डिपेंडेंट, राइट। नाउ वी हैव ऑडिट मशीनरी, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। आपने कैग का नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 पढ़ेंगे हम। अब देखिए, ये जो कैग साहब है, इनका अपॉइंटमेंट, इनका सर्विस कंडीशन एंड इनका रिमूवल, ASR सर हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता है, एनीवे। अब इनका अपॉइंटमेंट, ये जो कैग साहब है, इनका अपॉइंटमेंट, इनका सर्विस कंडीशन, रिमूवल, ये सब जो है प्रेसिडेंट थ्रू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बट ये जो कैग साहब है, ये स्टेट्स के फिनांसेस का ऑडिट करते हैं, ऑडिट करते हैं, स्टेट के फिनांसेस को ऑडिट करते हैं। अब हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जहाँ पे अब ये जो बॉडी है, इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। देखिए ना, इस अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन, रिमूवल में कोई रोल नहीं है, स्टेट्स का कहीं कोई नहीं रोल है। लेकिन अब ये स्टेट के फिनांसेस को ऑडिट कर रही है। तो इस मैकेनिज्म से कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स के फिनांसेस में इनडायरेक्टली कंट्रोल एंड इंट्रूजन दिया है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सलीके से तो स्टेट्स का अपना ऑडिट होना चाहिए, लेकिन हमने इंटीग्रेटेड, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड ऑडिट सिस्टम। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा है। इंटीग्रेटेड ऑडिट सिस्टम यानी एक ही ऑडिट मशीनरी है,
कैग जो सेंटर के भी फाइनेंसेस ऑडिट करती है, स्टेट के भी करती है, लेकिन इसके जब डिटेल में जाते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन और रिमूवल में स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। क्लियर है? सिमिलरली नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन या इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। इफ यू रीड आर्टिकल 324, बड़ा सुंदर लिखता है, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल इलेक्शन कमीशन में वेस्ट किया गया। किसका? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर का जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, कौन सी बॉडी कराती है बताइए? इलेक्शन कमीशन ही कराती है। स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कौन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन करा रहा है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन और रिमूवल, ये जाके पढ़िए कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनकी सर्विस कंडीशन कौन डिटरमाइन करता है, इनका रिमूवल कौन डिटरमाइन करता है। देन यू विल सी कि इसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। स्टेट्स इसमें मतलब पूछना तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकते, कोई रिजोल्यूशन भी पास नहीं कर सकते, वो छींक भी नहीं सकते इस मसले में। ऐसे कहूँ तो अगर ये ऐसा कोई मसला चल रहा है अभी नेशनल में, तो यहाँ पर उनको छींक भी आए तो रोकनी पड़ेगी। तो हमने इलेक्शन कमीशन बना दिया जो स्टेट्स के इलेक्शन करवा रही है, लेकिन यहाँ पे इस कमीशन में स्टेट्स का कोई से ही नहीं है। तो बताइए, हमने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल, ये सब किसके हाथों में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। सो हमने यहाँ पे सेंटर को एक अनड्यू एक्सेसिव एडवांटेज दिया हुआ है, अनड्यू कंट्रोल एंड अथॉरिटी। सो ये इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, अब इसके अगेन एडवांटेजेस होंगे, रीजंस होंगे, लेकिन हम यहाँ पे फेडरल एंड यूनिटरी फीचर डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी फेडरल फीचर है, और है तो क्यों है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्लियामेंट्स अथॉरिटी। नेक्स्ट जो है पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। सिंपल इसको देखिए, स्टेट लिस्ट। देखिए अभी हमने बड़ा सुंदर पढ़ा कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो फेडरल फीचर है, क्योंकि लिस्ट डिवाइज है। यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट करेगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट करेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अगर आप स्टेट लिस्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक लिखा हुआ है वर्ड नॉर्मली, आप नॉर्मली देखेंगे या फिर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ये वर्ड आपको मिलेगा अगर आप बेयर एक्ट देखते हैं तो। यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही स्टेट्स जो हैं स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस अराइज होता है, तो स्टेट्स कानून नहीं बना सकती है। तो कौन बनाएगा? इन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट गेट इंटाइटल्ड टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो स्टेट लिस्ट पे भी लेजिस्लेशन कर सकती हैं। एंड 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड सबसे पहला ही उसमें है कि व्हेन राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन, राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर दे। सेकेंड, नेशनल इमरजेंसी। थर्ड, प्रेसिडेंट रूल। फोर्थ इज रिलेटेड टू implementing certain external treaties or agreement. And fifth, when 2 or more states passes resolution. इसको हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 5 कंडीशन दिए हुए हैं कि ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस आ जाएं तो स्टेट लिस्ट में भी पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी और स्टेट्स को मानना पड़ेगा। एंड ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आप देखिए जरा, इनको अराइज करने का भी अथॉरिटी किसके पास है? राज्यसभा रिजोल्यूशन कब पास करेगी? जिस पार्टी की नंबर राज्यसभा में ज़्यादा होगी वो रिजोल्यूशन पास कर देगी। नेशनल इमरजेंसी कौन इन्फोर्स करता है? ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रीटी और एग्रीमेंट, आज जाकर मोदी जी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ चाय पी के आ जाए तो वो एग्रीमेंट कौन इफेक्चुएट करेगा? पार्लियामेंट, राज्य। तो ये सब कुछ जो है, ये दिस ऑल आर vested in center. So we have made center extremely powerful. So parliament's authority over state list is a unitary feature of the constitution. I hope it is clear to you. हम ये सब डिस्कस करेंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे होंगे तब, आई थिंक, या फिर देखते हैं जैसे आएगा हम देख लेंगे। अगेन नेक्स्ट जो है हमारा ऑफिस ऑफ गवर्नर, इतना ये कंट्रोवर्शियल इशू है। ऑफिस है, इशू नहीं। अगेन ये ऑफिस था, ऑफिस तो है, अब ये इशू बन गया है।
कि आपको तो पता होगा, हिंदू में हर महीने 5-6 आर्टिकल तो आ जाते हैं और मंथली मैगज़ीन हर 2 महीने में कवर कर लेती है। देखिए, गवर्नर इज़ द हेड ऑफ स्टेट, एग्ज़ीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, लेकिन इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है बताइए? इसका जो सर्विस कंडीशन है, यानी टेन्योर कोई फिक्स नहीं है। गवर्नर होल्ड ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट माने प्लेजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड गवर्नर का रिमूवल सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब बताइए, ये गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब स्टेट में जो सरकारें होती हैं उसका हेड है, एंड इस ऑफिस का, इस इंस्टीट्यूशन का अपॉइंटमेंट से लेकर, टेन्योर से लेकर, रिमूवल तक सब कुछ कौन कर रहा है? Council of Ministers headed by Prime Ministers indirectly in the name of President. So ये एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रूजन करती है, हिंड्रेंस करती है, एंड अनड्यू एडवांटेज और अनड्यू इन्फ्लुएंस करती है। सो ऑफिस ऑफ गवर्नर इज यूनिटरी फीचर। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यूनिटरी फीचर क्यों है। एंड लास्टली वी हैव वीटो ओवर स्टेट बिल्स। देखिए, जो गवर्नर साहब हैं, सिर्फ इनका अपॉइंटमेंट, आखिर इनको यहाँ पे बिठाया क्यों गया है स्टेट्स में, है ना? सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट में बिठाने का कुछ तो काम होगा। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास ये कुछ डिस्क्रिशन है, कुछ सिचुएशन है, कुछ डिस्क्रिशन है, एंड कुछ ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, हम पढ़ेंगे समय आने पे। कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे बिल पास कर रही है जो कुछ सिचुएशंस को थ्रेटन कर रहे हैं, जैसे उस स्टेट के हाई कोर्ट की पोजीशन को ही थ्रेटन कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नर के पास ऑब्लिगेटरी है, उसकी ड्यूटी है कि उस बिल को वो रिजर्व कर दे। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर है? तो कुछ सिचुएशंस है, बाकी डिस्क्रिशन है। गवर्नर को जो भी बिल लगता है कि भाई ये मुझे रोक देना चाहिए पास होने से, या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट को रिजर्व कर देता है। एंड गवर्नर को लगना मतलब किसको? ऊपर किसको लगना बताइए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को लगना। अगर ऑब्लिगेशन है तो वो तो करना ही है, लेकिन बाकी अगर विल ऑफ गवर्नर है तो विल ऑफ गवर्नर मीन्स विल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एंड याद रखेंगे कि एक बार, चाहे वो डिस्क्रिशन हो या ऑब्लिगेशन हो, इन दोनों केसेस में एक बार बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो गई, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कौन सा वीटो आता है? प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो आता है। प्रेसिडेंट कैन होल्ड द बिल फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, कैन रिटर्न द बिल फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। जो बाइंडिंग आर्टिकल 74 में जो बाइंडिंग हमने कहा था कि मतलब कि एक बार प्रेसिडेंट बाइंडिंग एडवाइस है, फिर कहा कि नहीं एक बार तो रिटर्न कर ही सकता है, ये सब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए लागू होता है। अगर स्टेट की बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो गया, प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है, इसको इंडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है, इसको बिल्कुल डिनाई कर सकता है, या फिर रिटर्न कर सकता है एन नंबर ऑफ टाइम। लेकिन यह आप याद रखेंगे, आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी फेडरेशन में आप उठाकर देख लीजिए, वहां पे ऐसा प्रोविजन नहीं है। सो अगेन, वीटो ओवर स्टेट बिल ये आपका यूनिटरी फीचर है, और आपको समझ में अब आ रहा होगा कि ये यूनिटरी फीचर क्यों है। सो विद दिस हमने फेडरल फीचर देखा, हमने यूनिटरी फीचर देखा, एंड अगर हम बैठ के वे करें इन दोनों को, अगर हम वे करें कि भाई फेडरल फीचर एंड यूनिटरी फीचर में किसका वेट ज़्यादा है, तो आपको पाएंगे कि यूनिटरी फीचर डोमिनेटिंग है। फेडरल फीचर वो थ्योरेटिकली बड़े अच्छे लगते हैं, दीज आर थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकली हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया है। वी हैव रीजन्स फॉर दिस, हम देखेंगे, बट अभी के लिए हम ये कहते हैं कि यस, हमने प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया, और जो फेडरल फीचर उस पढ़ के बड़े अच्छा लगते हैं, राइट? सो दैट्स वाई, दिस इज द रीजन कि हम कहते हैं क्वासाई फेडरल सिस्टम मीन्स हमने फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस। क्यों? बायसनेस नहीं है, ये तो पूरा का पूरा मुड़ा हुआ है ना? विथ यूनिटरी बायस, हमने मॉडल तो फेडरेशन का लिया, लेकिन हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल पावरफुल बनाया है, और इसे क्वासाई फेडरल सिस्टम भी इसीलिए कहते हैं। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस क्लास। आपका थोड़ा लेट हो गया आज का क्लास, 2 बजे का मैंने आपको अपडेट दिया था, बट
नेक्स्ट टाइम थोड़े दिन में हम सब कुछ ला देंगे इस सिस्टम पे, और आई होप इट हेल्प्स यू। ओके, आप बिल्कुल इनको फॉलो करिए और नोट डाउन करिए, सुनिए क्या बताया जा रहा है, सुनिए और उसके बाद अपने नोटबुक को जाकर पढ़ लीजिए और लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़ लीजिए। आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।